नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले एक ट्रेड बना था और इस ट्रेड को शानदार तरीके से कंपनी ने टारगेट का अचीव किया और उसके बाद दूसरा भी ट्रेड बना और वो दूसरा ट्रेड मैंने किस बेसिस में लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली सबसे पहले जो ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से बने थे। पहले कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने और फाइनली देखिए कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ और भी आपको देखने में आसानी होगा। अभी देखिए ब्रेकआउट भी हुआ था इस कैंडल के ऊपर और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ और उसके साथ साथ ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया था। तो जब भी यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आए तब यहाँ पे एंट्री बने और फाइनली धीरे धीरे करके टारगेट का अचीव किया। तो जहाँ पे एंट्री बने, जिस लेवल में एंट्री बने उस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 24% के आसपास रिटर्न दिया था। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर टारगेट अचीव होने के बाद अगर कंपनी टॉप में है और उसमें से करेक्शन हुए तो क्या करेक्शन के बेसिस में कोई एंट्री बन सकता है? देखिए, जब भी कोई शेयर अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर है मतलब फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक है, चलो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को, एक्सपेंस को, प्रॉफिट को सब कुछ मेंटेन किया और मैं ढूंढता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर अच्छा खासा रिजल्ट कर रहा है, अच्छा खासा रिजल्ट मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे अगर उसका रिजल्ट प्रॉफिट ग्रोथ 5,000 करोड़ के ऊपर हो, ऊपर देखने को मिले और उसके साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन एकदम आपको सस्ते में मिले, 30% के नीचे मिले, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ मैं डिसीजन जरूर लेता हूँ। तो वैल्यूएशन सस्ता मतलब इंडस्ट्रीज पीरियड के आसपास हो तो चलेगा। तो कंपनी के ऊपर जब भी इस तरीके से कुछ सिचुएशन बने मैं 2 तरीके से काम करता हूँ। पहले काम क्या है, मैं इस स्ट्रैटेजीज़ को आरएसआई के बेसिस में देखता हूँ कि आरएसआई में सही सब कुछ क्या ठीक-ठाक है। देखिए आरएसआई का मतलब क्या है, आरएसआई स्ट्रैटेजीज़ कुछ इस तरीके से बने, जैसे देखिए कंटिन्यूअसली क्या हुआ, कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ। सेलिंग होने के बाद आरएसआई क्या किया, आरएसआई यहाँ पे देखिए नीचे आया था 30 के नीचे, मगर उस टाइम में क्या हुआ चार्ट 200 डेज़ मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है ना, ये 200 डेज़ मूविंग एवरेज का लाइन है। तो ये मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इस लाइन के नीचे नहीं आया था। मतलब आरएसआई तो 30 के नीचे आए थे, मतलब ये जो लाइन है 30 का और ऊपर जो लाइन है 70 का, आरएसआई का लाइन 30 के नीचे आए मगर उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया था, तो इसलिए इस स्ट्रेटेजीज को मैंने यूज नहीं किया। सेकंड टाइम मैंने वॉच किया कि क्या सेकंड टाइम फिर से जब आरएसआई 30 के नीचे आए और उस टाइम देखा जाए तो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी कैंडल क्लोजिंग दिया, तो इस जगह पे मैंने क्या किया, एक डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर गया और फाइनली कब टारगेट लिया, जब आरएसआई 70 के ऊपर गया तब यहाँ पे एग्जिट बने। तो एंट्री लेवल से एग्जिट लेवल तक देखूँ तो 11.5% का रिटर्न मिला, वो भी 65 डेज में, मतलब 2 मंथ्स एंड 5 डेज में। तो 2 मंथ्स 5 डेज में 11% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज हमेशा यूज करता हूँ, जब आरएसआई के नीचे आते हैं तब इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं फॉलो करता हूँ। तो इसके साथ साथ और एक स्ट्रैटेजी भी मैं यूज करता हूँ, वो स्ट्रैटेजीज मेरे एक बेस्ट स्ट्रैटेजीज है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। देखिए, कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और वो ब्लू चिप टाइप कंपनी हो और उसका मार्केट कैप ज़्यादा हो, उसके साथ-साथ वैल्यूएशन सस्ता हो और उसके साथ-साथ उसका टोटल ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। अगर इस तरीके से सारे डेटा फुलफिल हुए, तो मैं हमेशा ढूँढता हूँ कि कोई भी कंपनी टॉप लेवल से अगर 20% करेक्शन हो, तो उस जगह पे मैं ज़रूर एंट्री लेता हूँ, जो मैं पिछले स्ट्रैटेजीज़ के भी ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। देखिए 20% करेक्शन कुछ इस तरीके से लेवल में दिखे, तो जब भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ इस तरीके से दिखे मतलब टॉप लेवल से 20% तक करेक्शन आपको दिखे, तो उस 20% करेक्शन लेवल में मैं क्या करता हूँ, एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मेरा टारगेट कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे मैंने एंट्री लिया, उस जगह से मैं 20% तक ही टारगेट लेता हूँ। तो 20% तक टारगेट मतलब कहाँ पे टारगेट बने? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इस दिन टारगेट मिल चुके हैं। तो 73 डेज़ में 20% के आसपास टारगेट मिल चुके हैं। तो सोचिए इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमेशा बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप सर बार-बार कप विद हंड्रेड पैटर्न्स और रेंज बाउंड ट्रेडिंग तो इस तरीके से स्टेट आप दिखाते हैं। तो क्या आपका करेक्शन होने में कोई स्ट्रैटेजीज़ है? देखिए 2 स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाया। एक आरएसआई के बेसिस में और दूसरा एक रेंज के बेसिस में, डाउन रेंज 20% के बेसिस में कि हाँ, 20% क्या हमेशा एप्लीकेबल है हर स्टॉक के ऊपर? बिल्कुल नहीं। पहले ही बोल चुका हूँ कि जो मार्केट कैप वाइज़ ब्लू चिप टाइप कंपनी होगा, उसके साथ-साथ जिसका ईयर ऑफ ईयर बेसिस प्रॉफिट ग्रोथ 5,000 करोड़ के ऊपर है, जिसका वैल्यूएशन एटलीस्ट
30% के आसपास है और मतलब इंडस्ट्रीज पीरियड से अगर कम है तो उस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर इस तरीके से स्टडी करके काम करता हूँ। तो फिलहाल के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर कोई मेरा डिसीजन है, मैं सारे स्ट्रैटेजीज़ को डिलीट करता हूँ। अगर आप स्ट्रैटेजीज़ को अच्छा लगा, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे मतलब फॉलो करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जो मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस में जो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एज ए एजुकेशन पर्पस में, तो स्ट्रैटेजीज़ को सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कंपनीज़ के ऊपर फिलहाल के लिए मुझे लगता है इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उसके अकॉर्डिंग एक बिग कप तो बन चुके हैं। अभी एक छोटा-सा हैंडल पैटर्न के मैं इंतज़ार करूँगा। अगर पैटर्न क्रिएट हुआ, तो फिर से एक मैं फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। तो आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, आप सभी जानते हैं। एक्सिस बैंक के कुछ खासियत पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए एक्सिस बैंक एक टाइम थोड़ा-सा खराब सिचुएशन चला था, इसलिए इसका मार्केट कैप 5 नंबर रैंकिंग में आपको देखने को मिला था और आज इंडसइंड बैंक को वो बीट करके आगे बढ़ चुके हैं। अभी देखिए 2 दिन पहले कोटक महिंद्रा बैंक को भी बीट किया था और उसके ऊपर भी चला गया था, क्योंकि दोनों का मार्केट कैप देखिए सेम टू सेम है। मतलब 2 बैंक्स सेम टू सेम लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी कोटक बैंक से इस कंपनी का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बता दूं, दोनों का सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए। 23% ग्रोथ कोटक बैंक के ऊपर है और एक्सिस बैंक का 18% है। उसी तरीके से कोटक बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ 10% के आसपास है और एक्सिस बैंक का 5% है। तो दोनों में तो अंतर है। एक्सिस बैंक कितना भी कोशिश कर ले, कोटक बैंक को इतने आसानी से बीट नहीं कर पाएंगे। चलो मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का जो कासा रेशियो वो कितना है, 45 के आसपास है। और उसी के साथ-साथ अगर मैं एक्सिस बैंक का कासा रेशियो देखूँ तो कितना है? 42% के आसपास है। मतलब यहाँ पे भी कम देखने को मिला। अभी कासा रेशियो होता क्या है? देखिए सीए का मतलब है करंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। करंट एंड सेविंग अकाउंट में कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा करंट एंड सेविंग अकाउंट से पैसा आए, तो वो आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर कोटक बैंक तो मैं गाँव में रहता हूँ, तो मेरे गाँव के आसपास नियरेस्ट कुछ मतलब गाँव में भी, एरिया में भी मैं कोटक बैंक का तो ब्रांचेस नहीं दिखता है, तो फिर भी कोटक बैंक इतना ज़्यादा कस्टमर एक्वायर और वो भी कासा रेशियो के हिसाब से क्यों कर रहा है? कहाँ से कर रहा है? देखिए कोटक बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कासा रेशियो के हिसाब से मतलब करेंट अकाउंट से आते हैं और सेविंग अकाउंट से सबसे ज़्यादा पैसा एक्सिस बैंक से आ रहा है। मतलब एक्सिस बैंक के में करेंट अकाउंट जितना ज़्यादा है, उससे कई गुना ज़्यादा करेंट अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है। अभी एक चीज़ और भी मैं इस एक्सिस बैंक के ऊपर दिखाना चाहूँगा। देखिए आरओई जो है, वो कंपनी बेस्ट तरीके से आरओई को ग्रोथ किया। 2% से होल्डिंग को बढ़ाकर मतलब परसेंटेज को बढ़ाकर 18% कर दिया। रिटर्न ऑफ एसेट जो 0.19% था, आज 1.78% बन चुके हैं। नेट एनपीए जो है 1.56 के आसपास से 0.34 के आसपास बने और एनआईएम जो है वो 3 पर मतलब 3 से लेकर 3.54 तक जर्नी दिखाया। तो हर दिशा में सारे जो पॉइंट्स ठीक-ठाक है, प्रोग्रेसिव भी ठीक-ठाक है, सीआर परसेंटेज भी ठीक-ठाक है। सिर्फ एक पॉइंट वीकनेस है, वो है कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करूँ, तो इसका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देख लीजिए कितना है, 4.15 और इस एक्सिस बैंक का मतलब यहाँ पे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या है, 4.70। तो दोनों में जो अंतर है आपको क्लियर कट दिख रहा है। तो क्या एक्सिस बैंक बेकार है? ऐसे बिल्कुल नहीं है। एक्सिस बैंक में दम है और दम है इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का अगर चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, तो शोल्डर बने, फिर से यहाँ पे एक शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और शानदार तरीके से कंपनी टारगेट को अचीव किया। 35 डेज़ में कंपनी 13% का रिटर्न दिया। देखिए 35 डेज़ में 13% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट है। फिर भी इस स्ट्रैटेजीज़ को मैं ध्यान से देखूँ तो एक्चुअली मुझे 35 डेज़ नहीं लगा। मैंने जब रिटेस्टमेंट किया तब एंट्री लिया, तो रिटेस्टमेंट कुछ इस तरीके से जगह पे लिया, तो 21 दिनों में सॉरी 23 दिनों में कंपनी करीबन 13% का रिटर्न दिया। तो ओवरऑल हमेशा आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को ढूँढना है और कंपनी शानदार है तो उसके ऊपर आपको ज़रूर कुछ डिसीज़न लेना चाहिए। देखिए ज़रूर कुछ डिसीज़न लेना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को सीखना, बैक टेस्टिंग करना, उसके बाद काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो बेसिकली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से एक प्रेशराइज़ बना था गवर्नमेंट के कारण, तो उसके बाद भी कंपनी सेल्स
एक्सपेंस, प्रॉफिट सब कुछ बेस्ट तरीके से दिखाया, यही काफ़ी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर इस बार भी तो प्रॉफिट तो कम हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट ज़बरदस्त है। देखिए प्रॉफिट ज़बरदस्त मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूँ, देखिए जो सेल्स तो नेगेटिव में है मगर प्रॉफिट पॉजिटिव में है। तो सेल्स में थोड़ा-सा चेंजेस आए, सेल्स में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ आए, तो उसको फिर से यहाँ पे रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कंपनीज़ के ऊपर जो मतलब इन्वेस्टर है, वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और इसी कंपनी के मैं चार्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए बहुत दिनों के बाद, लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर एक छोटा-सा शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो इसको कहा जाता है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर और इस पैटर्न्स को कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बने, तो उसके ऊपर मैंने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और इस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किए थे और रिटेस्ट करने के बाद देखिए कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से कंपनी ऊपर गए और ऊपर लेवल तक जर्नी किया, जिसका लाइफ टाइम हाई है, उसको भी अगर बीट करके ऊपर गए, तो कितना टारगेट मिल सकता है? जहाँ पे मेरे एंट्री बने, उस लेवल से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो 37% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो क्या वो टारगेट ईज़िली मिल सकते हैं? क्या वो टारगेट आसानी से मिल सकते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं। उस टारगेट इतना आसानी में नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा इस चीज़ों को आपको समझना होगा। तो बाकी इस आईजीएल के ऊपर मेरा व्यू जो है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फैंगलिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, 1:1 का बोनस का। तो एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस देने जा रहा है। तो इसका डेट अभी तक मेंशन किया गया नहीं है, तो जब मेंशन किया जाएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।